हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक साइंस के उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 6 मई को दूसरे शिफ्ट में इस वाले एग्जाम में। पहले शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और 2 मई को जो दोनों पेपर्स हुए थे 2 शिफ्ट में, उन सारे में जो बेसिक साइंस के प्रश्न पूछे गए थे वो सारे ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, PYQ रेलवे एग्जाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगे। पहला सवाल है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास प्रायः निम्नलिखित में से क्या होती है? हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा थर्मामीटर है? क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं जब बुखार हमें लगता है। तो ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसका टेम्परेचर रेंज ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो 4 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम के n प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित है। जब इन प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आई थिंक मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है, ये फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए रेजिस्टर में टोटल प्रतिरोधकों की संख्या n है और जितने भी प्रतिरोधक हैं सबका प्रतिरोध एक समान है। मान लिया कि वो प्रतिरोध R है। संख्या में कितने प्रतिरोधक हैं? n है। सारे प्रतिरोधक के प्रतिरोध कितने हैं? R है। जैसे मान लीजिए संख्या में 10 है और सबका प्रतिरोध एक समान, मान लो कि 2 ओम है, कुछ वैसा कि संख्या में टोटल n प्रतिरोधक है और सबके सब समान प्रतिरोध वाले हैं, तो उस समान प्रतिरोध को मैंने यहाँ पर R मान लिया है और सबको लगा दिया किसमें? समानांतर क्रम में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपली R बाई n। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। संख्या में n प्रतिरोधक है और सबका प्रतिरोध बराबर है, R माना है, सबको लगा दिया समांतर क्रम में, तो समतुल्य का ये फॉर्मूला होगा। हमारे इस वाले सवाल में देखो क्या कहा गया है कि ये जो बराबर प्रतिरोध हमने R माना है ना, वो इस सवाल में 1 ओम है। टोटल जो रजिस्टर्स हैं, टोटल जो प्रतिरोधकों की संख्या है वो तो n है, लेकिन n को नहीं जोड़ा है समांतर क्रम में, एक को हटा दिया है, एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाता है। तो पहले संख्या में n प्रतिरोधक थे, अब एक को हटा दिया तो कितने बचे भाई? n-1 बचे। अब n-1 प्रतिरोधकों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। तो इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जहां पर R है वहां पर 1 आएगा और जहां पर n है वहां पर n-1 आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 1 हमारा राइट आंसर। 5 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर धारा प्रयुक्त होती है। 20 सेकंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो H बराबर होता है पावर इंटू में टाइम, पावर बराबर होता है I स्क्वायर इंटू में R और इंटू में T। I स्क्वायर, I का मान यहाँ पर 3 है तो 3 गुने में 3 हो जाएगा। R का मान यहाँ पर 50 है और समय 20 सेकंड है। 3 तिहाई 9, 9 पच्चे 45, 45 दूना में 90 हो जाएगा, यानी कि 9000 जूल। 4 हमारा यहां पर राइट आंसर। एक ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर पर आवर है। 12 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन दूरी यहां पर मीटर में दी गई है। जो चाल है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 18 8 144 होता है, 8 पंचे में 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय की जाती है। तो 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? 12 गुने में 40 हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, राइट। तो 480 मीटर। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान घनत्व का विमीय समीकरण क्या है? मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम,
मास के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो सिंपली m लिखेंगे, और वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही मापते हैं हम लोग इसमें, तो इसीलिए इसका यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं। यानी यहाँ पर LBH सबके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो L ही आएगा, तो L इंटू में L L क्यूब हो जाता है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लोग L क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, m L⁻⁻3, और t नहीं है, टाइम यानी कि समय में कोई भी मान नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग t⁻0 लगा देंगे, m L-3 t0, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण मृदा में मिट्टी में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं का संचय होता है? इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके कारण मिट्टी में सीसा, लेड और मरकरी जैसी भारी धातु जो है आकर के स्टोर होता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है, प्राकृतिक मृदा निर्माण। भाई मिट्टी के निर्माण के लिए ऐसा होता है, मिट्टी के निर्माण के लिए ऐसा नहीं होगा। सीसा पारा जो है ये सब जीव जंतुओं के लिए जो है हानिकारक होंगे। जल वाष्पीकरण, जल के वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है, ये भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बना रहा है। ओजोन परत का अवशय, ये भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बना रहा है, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, इंडस्ट्री से आने वाले जो वेस्ट होते हैं, अगर उसका अच्छे से निपटान नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि उस वेस्ट में सीसा हो, पारा हो, वो आकर के मिट्टी में जमा हो जाए। अगर अच्छे से निपटान किया जाएगा तो उसमें सीसा, पारा जैसी जो भारी धातुएं हैं उसे हटा लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। उसके बाद उस अपशिष्ट को छोड़ा भी जाएगा तो मिट्टी में ये सारी धातुएं आकर के जमा नहीं होंगी, क्योंकि अनुचित निपटान हो रहा है, यहाँ पर अच्छे से निपटान नहीं किया जा रहा है। वैसे केस में ऐसा हो सकता है कि सीसा और पारा जैसी धातु जो है मिट्टी में आकर के संचय हो। तो 2 हमारा राइट आंसर। एक द्रव्यमान m वेग v से गतिमान है और इसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग दुगुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है सीधा समानुपाती है जो वेग नहीं बोलेंगे, चाल बोलेंगे, चाल के वर्ग का। गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है जो चाल होती है उसके वर्ग का। तो अगर आप इस वेग को या फिर चाल को, यहाँ पर वेग दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीधी रेखा में गति हो रही है तो वेग बराबर चाल हो जाता है, लेकिन इसमें एक्चुअल में चाल होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस वेग को डबल करते हो तो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा, पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर ये जो k है ये है गतिज ऊर्जा, तो 4k हो जाएगा। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन एसआई मात्रक है समतल कोण का, प्लेन एंगल का, और स्टेरेडियन ये एसआई मात्रक है ठोस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घन कोण, स्टेरेडियन। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीटर ये एसआई मात्रक है लंबाई का, और कैंडला एसआई मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडला। एक कुली 10 किलोग्राम की वस्तु धरातल से उठाकर 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। वस्तु जो भी कार्य करेगा, ये जो कुली है जो भी कार्य करेगा 10 किलोग्राम वस्तु को जमीन से इतने हाइट पर उठाकर रखने के लिए अपने सिर पर, जो भी वो कार्य करेगा वो उस वस्तु में संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और ये स्थितिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं कि mgh के बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। तो द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, g का मान आपको बोल रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और h हमारे पास जो है वो 2.5 मीटर है, राइट। तो 250 जूल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा डैश के बराबर होती है।
अब देखो बोर्ड वाले ने आंसर यहाँ पर अंतरित ऊर्जा दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता अंतरित ऊर्जा का क्या मतलब होता है, अंतरित ऊर्जा किसे कहते हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, अंतरित ऊर्जा के बराबर होता है, देखो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन के कारण या फिर उसके विन्यास में परिवर्तन के कारण, जैसे आप किसी वस्तु को खींच देते हो, दबा देते हो, बेसिकली उसके संरचना में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। बोर्ड ने आंसर दिया स्थितिज ऊर्जा अंतरित ऊर्जा के बराबर होती है। अंतरित ऊर्जा का मुझे नहीं पता कि किसे बोलते हैं अंतरित ऊर्जा, राइट। ये 3 ऑप्शंस तो नहीं है। अब अंतरित ऊर्जा का मतलब क्या है यहाँ पर अपने को नहीं पता है, पता नहीं अंतरित ऊर्जा का मतलब बोर्ड वाले क्या समझते हैं यहाँ पर, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली तथा 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम का मान जो है यहाँ पर 25 है और वी का मान यहाँ पर 2 है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 गुने में 2 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। अभी देखो पड़ोस में जो है शादी है तो वहाँ पर गाने वाने बज रहे हैं, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको नॉइज जाए, तो उसको आप मैनेज कर लेना, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, राइट, जो कि जरूरी भी है शादी में। 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबलों का संयोजन आपको अधिक गर्म क्यों रखता है। पिछले वाली शिफ्ट में भी, यानी कि जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। मान लीजिए आप एक कंबल ओढ़ते हैं, तो ये बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी से निकलने वाली जो हीट होती है वो आसानी से इसको पार करके निकल सकती है। हालांकि कंबल जो है उष्मा रोधी होता है, तो ये हीट को रोकने का काम तो करेगा, लेकिन फिर भी आसान है एक कंबल को पार करके हीट को परिवेश में जाना, सराउंडिंग में जाना। अब देखो हमने 2 कंबल ले लिए हैं, 2 कंबल लिए हैं ना, तो अब 3 चीजें हैं उष्मा को पार करने के लिए, 3 चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये बॉडी है, यहां से हीट जो निकलेगी ना, उससे पहले इस कंबल को पार करना पड़ेगा, और इस दोनों कंबल के बीच में जो वायु है ना वो आकर के फंस जाती है, और वायु जो है खराब चालक है उष्मा की। तो पहले इस वाले कंबल को पार करना पड़ेगा, फिर इस वाले वायु को पार करना पड़ेगा, जो कि अपने से वायु जो है उष्मा को आसानी से पार होने नहीं देगी। उसके बाद इस कंबल को पार करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि 2 कंबल अपने आप में तो उष्मारोधी है ही, 2 लेयर्स तो है ही जो कि उष्मारोधी है, हीट को जाने नहीं देगी। एक तीसरी लेयर, एक अतिरिक्त लेयर आ गई ना, एक अतिरिक्त उष्मारोधी परत जो है यहां पर आ चुका है, जो कि उष्मा को रोकने का काम करेगा। तो उष्मा अगर परिवेश में हमारे बॉडी से निकल करके नहीं जाती है तो हमें गर्माहट जो है ज्यादा महसूस होगी। तो हम बोलेंगे 2 कंबल वायु की एक अतिरिक्त रोधी परत बनाते हैं, जिससे उष्मा हानि कम होती है। उष्मा हानि कम होती है, उष्मा जो है परिवेश में कम जाती है। एक अतिरिक्त रोधी परत बन गई वायु की, राइट। 2 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। क्लिनिकल थर्मामीटर की परास 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ये ट्रू है। भाई क्लिनिकल या फिर डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी ट्रू है। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है वो बहुत ही थोड़े से रेंज में चेंज होता है, इसीलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका टेम्परेचर रेंज भी देखो छोटा है, जबकि जल का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी हो सकता है, तो ऐसे में ये डैमेज हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल और प्रयोगशाला थर्मामीटर समान होते हैं, ये फॉल्स है, दोनों अलग अलग है। हम लोगों ने टेम्परेचर रेंज देखा प्रयोगशाला थर्मामीटर का कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका 35 से 42 है। तो 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। किलोग्राम एसआई मात्रक है द्रव्यमान का, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है, दूरी या फिर लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, यहाँ पर घंटा दिया हुआ है, तो ये कोई एसआई मात्रक नहीं है। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
एक व्यक्ति साइकिल चलाकर बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मिनट में जाता है और उसी रास्ते बिंदु बी पर 10 मिनट में वापस आ जाता है। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो उसका औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग आपको बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बताना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पर ऊपर में डिस्टेंस नहीं आएगा और बट्टे में टोटल टाइम आएगा। व्यक्ति ए से बी चला था, वापस से बी से ए आ गया। ए से बी गया था ना 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में बी से ए वापस भी आ जाता है। यानी जो अंतिम बिंदु है वही प्रारंभिक बिंदु है वही अंतिम बिंदु है। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान हो जाए वैसे केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होगा? 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होगा? ये जो ग्राम है ये द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो 100 ग्राम को किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे तो 0.1 किलोग्राम आपको मिलेगा। तो 100 ग्राम बराबर कितना होगा? 0.1 किलोग्राम होगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मापी यानी कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, विभवांतर मापता है। सर्किट में जिस 2 पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, विभवांतर चाहिए, उसके समानांतर क्रम में हम लोग इस वोल्ट मीटर को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्किट मैं यहां पर बना लेता हूं, एक सर्किट मैंने यहां पर बना लिया। अब 2 पॉइंट में लेता हूं, एक यहां पर ए लेता हूं, बी लेता हूं। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल वोल्ट मीटर लगाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को मापेंगे। तो उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जहां विभवांतर को मापा जाना है, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एमीटर अगर हमें सर्किट में लगाना होता है तो हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चूज करना है। चालन ऊष्मा अंतरण का वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करना है। समझे? देखो, ऊष्मा स्थानांतरण के यानी कि हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं। हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो है कंडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में चालन बोलते हैं, जो कि यहां पर दे रखा है। दूसरा होता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन, ये होता है चालन। और तीसरा होता है रेडिएशन, यानी कि विकिरण। ठीक। अब ये जो कंडक्शन है ये कन्वेक्शन है। इसके द्वारा हीट, इस मेथड से जो हीट का ट्रांसफर होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए। लेकिन इस वाले में मीडियम नहीं चाहिए। ये जो विकिरण है ये अपने आप में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सन से आने वाली जो हीट होती है वो इसी मेथड से आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। चालन और संवहन से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठोसों में ऊष्मा अंतरण सामान्यतः चालन के माध्यम से होता है, ये स्टेटमेंट सही है। कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर यूजुअली जो है ठोसों में होता है, सॉलिड में होता है। गैसों और द्रवों में कन्वेक्शन के थ्रू होता है। गर्म रेत पर पैरों का जलना चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण का उदाहरण है, अंतरण का उदाहरण है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चालन गर्म निकाय से ठंडी निकाय में ऊष्मा अंतरण का प्रक्रम है। चाहे किसी भी मेथड से हो हीट का ट्रांसफर, वो हमेशा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही जाएगी, यानी कि गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर ही जाएगी। तो 1 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु का बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है। यदि विस्थापन के दौरान बल अचर है यानी बल नहीं बदलता है, इस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
तो बल की दिशा में विस्थापन हुआ है तो वर्क बराबर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 6 गुने में 2 हो जाएगा यानी कि 12 जूल कार्य किया जाएगा। तो 4 हमारा राइट आंसर है। यदि कोई विद्युत लोड 1 सेकंड में 2 एम्पियर धारा कर्षित करता है तो लोड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, दिया गया है कि संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए धारा बराबर होता है आवेशों के प्रवाह की दर, यानी आवेश बट्टे में समय। यहां से आवेश हम लोग निकाल सकते हैं विद्युत धारा और गुने में समय। विद्युत धारा 2 एम्पियर है और समय 1 सेकंड है, दोनों के दोनों एसआई मात्रक में है। तो आंसर हमारा यहाँ पर आवेश हमारे यहाँ पर कूलम में आएगा, है ना, कूलम में आएगा। अब देखो 1.6 हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पे होंगे। तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू में 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर -19, सिंपली 19। तो 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम का सही वर्णन करता है, ओम के नियम का सही वर्णन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन। देखो ओम का नियम तो सीधा ये कहता है V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन जो चालक है उसके लंबाई में, मोटाई में, उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जो उसका प्रतिरोध हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये ओम का नियम है। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, गलत। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, गलत। समानुपाती है ना, अनुक्रमानुपाती है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रिया में वैज्ञानिक कार्य शामिल है, यानी विज्ञान के अनुसार कार्य हुआ है। मित्रों से बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना, आपको लगेगा कि आपने कार्य किया है, बातचीत करने का साइंस में इस कार्य का कोई महत्व नहीं है, आपने कार्य नहीं किया है। यहाँ पर सिंपली आपको नोटिस करना है कि किसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसमें विस्थापन हो रहा है। फिल्म देखना कोई कार्य नहीं है, आपके लिए भले ही कार्य हो। सिर पर भारी लोड रखकर गतिहीन खड़े रहना, सिर पर भारी लोड रख लिया है और आप गतिहीन हैं, आप चल नहीं रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, कोई कार्य नहीं हुआ। सीढ़ी चढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कार्य हो रहा है। बस इसी तरीके से दिमाग लगा करके आपको ये आंसर देना था। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है, जैसे ऊष्मा प्रवाहित होने के लिए ताप में अंतर चाहिए, वायु प्रवाहित होने के लिए दाब में अंतर चाहिए, वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए विभव में अंतर होना चाहिए, यानी कि विभवांतर होना चाहिए। तो जो सर्किट में हम लोग बैटरी लगाते हैं, बैटरी क्या करता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर प्रदान करती है, समझे आप। तो एक तो सर्किट जो है बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सर्किट टूटा नहीं होना चाहिए, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला कोई यंत्र होना चाहिए, विभवांतर पैदा करने वाला जो है कोई यंत्र होना चाहिए। तो वोल्टता स्रोत युक्त एक संवृत्त चालक पथ, यानी एक कंप्लीट सर्किट चाहिए जिसमें वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला जो है कोई सोर्स होना चाहिए, जैसे कि बैटरी जो है हो सकती है। जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, I बराबर V बट्टे में R, ये जो V है एक्चुअल में क्या होता है, डेल्टा V होता है। इसे आप डेल्टा V बाई R लिख दो तो कुछ गलत नहीं है। ये डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये 0 हो जाएगा तो धारा नहीं बहेगी, इसीलिए धारा तभी बहेगी जब ये 0 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट चूज करना है। एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। एक समान गति के लिए जो आपको ग्राफ मिलता है डिस्टेंस और टाइम के बीच, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है। यहां लिखा हुआ है सरल रेखा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि यही हमारा आंसर है, 1 हमारा राइट आंसर है।
पार्क में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। देखो, जो इंसान जॉगिंग कर रहा है पार्क में, वो जरूरी थोड़ी है कि जो पार्क है वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ना, या फिर किसी दूसरे शेप में हो सकता है वो पार्क, है ना, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। और वो जॉगिंग करने वाला इंसान जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जो है ये करेक्ट है, ये सही है कि भाई एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है, ये करेक्ट है। एक समान वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाता है। अगर कोई पिंड एक समान वेग में है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक समान गति को दर्शा रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक समान वेग है तो एक समान गति निश्चित रूप से है, तो ये करेक्ट है। वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं वो वृत्तीय पथ में घूमते हैं और एक समान चाल से घूमते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति का ये उदाहरण हो जाएगा, ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो एक हमारा राइट आंसर है। यदि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल का कार्य किया जाता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो W बराबर Q इंटू में V होता है। पिछले वाले शिफ्ट में भी एक प्रश्न ऐसा आया था, मैंने आपसे कहा था यहाँ जो V होता है वो डेल्टा V होता है ना। तो W बराबर Q इंटू में डेल्टा V होता है। कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में V जो पढ़ते हो ना, आप समझो कि वो डेल्टा V है। तो W यहाँ पर 24 जूल है और Q अपने पास 2 कूलम है और डेल्टा V चाहिए। 2 बिंदुओं के बीच सही वोल्टता मतलब विभवांतर आपसे पूछा गया है। तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है, अगर आप डेल्टा V नहीं लिखते हो, V भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके ये माइंड में होना चाहिए कि ये V एक्चुअल में डेल्टा V होता है। तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये बिल्कुल सही है, अगर सही है तो यही आंसर है। तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं। शुष्क वायु ऊष्मा की सुचालक होती है, गलत हो जाएगा। ऊष्मा की खराब चालक होती है, ऊष्मा की खराब चालक होती है, कुचालक भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा रोधी होते हैं, ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, या फिर ऊष्मा रोधी अब बोलो तो ज़्यादा बढ़िया है। ऊष्मा रोधी है तो ये इतनी आसानी से अपने से होकर के हीट को जाने नहीं देंगे। सभी धातुएं ऊष्मा की अल्प चालक होती है, सभी धातुएं ऊष्मा की कुचालक, माफ करिएगा, ऊष्मा की सुचालक होती है। और सबसे बढ़िया सुचालक जो है वो चांदी है। यदि कोई बल्ब तंतु 220 वोल्ट के स्रोत से 200 मिली एम्पियर धारा लेता है तो बल्ब तंतु के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। जो बल्ब का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस चाहिए। तो R बराबर V/I होता है। V का मान आपको 220 दे रखा है और I का मान जो है 200 मिली एम्पियर है। 200 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 220 हो जाएगा और ऊपर में 1000 आएगा, नीचे में ये 200 है। 1 2 1 2 2 से इसको उड़ाएंगे 110 बार में, तो ये 1100 ओम हमारा आंसर होगा। 3 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोकना है तो ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि को हमें रोकना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि को हमें रोकना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से ये सारे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मुख्य तो ये सारे हैं, उसमें भी ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये वाटर वेपर और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये 4 मुख्य हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड और ओजोन, ये सारे भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनके वृद्धि को रोकना होगा, इनके वृद्धि को रोकना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि होगी और ऐसे में पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
जूल के तापन नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जूल का तापन नियम से यह फॉर्मूला आता है H = I²RT। तो यहां पर देखो आप, जो H है वो सीधा समानुपाती है I² का, H जो है सीधा समानुपाती है समय का। ठीक, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा, ये हीट, उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित होती है। क्या समय के अनुक्रमानुपाती है? सही है, ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत चूज करना है। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दी गई धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रतिरोध के साथ अनुक्रमानुपाती है, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए धारा के वर्ग व्युत्क्रम अनुपाती है, नहीं, अनुक्रमानुपाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी यही हमारा सही उत्तर है, हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था, है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन सही नहीं है। ऊष्मा का सुचालक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो फर हमारा आंसर हो जाएगा। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? धातु है जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। फर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी कार्यशाला में विद्युत भंग होने पर पहला कदम क्या उठाया जाना चाहिए? किसी कार्यशाला में अचानक से बिजली चली जाती है तो पहला कदम हम क्या उठाएंगे? स्थिति को अनदेखा करें और विद्युत वापस आने का इंतजार करें, तो ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक, कर सकते हैं, लेकिन ये पहला कदम नहीं होगा हमारा। ऐसा नहीं है कि हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, भाई इंतजार करेंगे कि लाइट आएगी, उसके बाद आगे जो भी चीज़ होनी है वो होंगे, लेकिन ये पहला कदम तो नहीं होगा ना। पहला कदम ये होगा कि क्या हमारे पास कोई बैकअप है, क्या हमारे पास कोई बैकअप है, हमने कोई और बंदोबस्त कर रखा है कि अगर बिजली चली जाए तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे लाइट के लिए। तो पहला कदम तो यही होगा कि आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था की जाए और बैकअप विद्युत काम कर रही है नहीं कर रही है। तो पहला कदम जो है हमारा वो यही होगा कि लाइट के और क्या क्या बंदोबस्त है, वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये भी नहीं होगा, तब जाकर के हम इंतजार कर सकते हैं। सामान्य रूप से काम करना जारी रखें, भाई लाइट चली गई तो काम कैसे करेंगे, घबराएं और तुरंत परिसर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई लाइट चली गई, भागो 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 यहाँ से, है ना। घबरा जाएंगे कि लाइट चली गई, भागो भागो यहाँ से, लाइट गई है, कोई बम थोड़ी गिर रहा है। हाँ, पुरानी इमारत में ऊर्जा दक्ष खिड़कियां यानी कि एनर्जी एफिशिएंट विंडोज लगाने से ऊर्जा खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा खपत पहले से कम हो जाती है ना। इससे इमारत की तापन और शीतन लागत कम हो जाती है। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैसे कम खर्च होते हैं, बिजली बिल कम आते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे भाई, ये कौन सी खिड़की है जो बिजली बिल कम कर देती है? देखो, ये वो खिड़की है जो हीट एक्सचेंज आसानी से नहीं होने देती, हीट एक्सचेंज नहीं करती है, हीट एक्सचेंज नहीं करती है, यहाँ से हीट को, अपने सोकर हीट को आने जाने नहीं देती है ये खिड़की। ये एनर्जी एफिशिएंट खिड़की होती है। तो मान लीजिए कि कमरे में आपने इस विंडो को लगा रखा है। वैसे कमरे से हीट का जो आना जाना होगा मेनली खिड़कियों के थ्रू होता है, दीवारों के थ्रू नहीं होता है। दीवार तो पूरी सील्ड होती है, खिड़कियों के द्वारा ही हीट का एक्सचेंज होता है। मान लीजिए वो जो खिड़की है वहां पर हमने एनर्जी एफिशिएंट खिड़की लगा दी है। वैसे केस में हीट का एक्सचेंज आसानी से नहीं होगा परिवेश और कमरा का अंदर का जो वातावरण है और कमरे के बाहर का जो वातावरण है उसके बीच। जैसे मान लीजिए कि विंटर का टाइम है, भाई ठंड का समय है, सर्दी का समय है। सर्दी का समय है तो हम कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हैं कमरे को गर्म रखने के लिए। अब आप क्या चाहेंगे कि हम हीटर जो है कम से कम चलाएं, हीटर कम से कम चलाएं और रूम जो है वो गर्म रहे लंबे समय तक। तो ये तो तभी हो पाएगा ना जब अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ना जा पाए, तभी हो पाएगा। तो हमने एनर्जी एफिशिएंट खिड़की जो लगाया तो उससे अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा रही है। वैसे केस में जो रूम है आपका वो लंबे समय तक गर्म रहेगा और हीटर आपको कम चलाना पड़ेगा। हीटर चलाने से बिजली बिल, हम जानते हैं हीटर जो है अच्छा खासा बिजली जो है कंज्यूम करता है, तो ये बिजली बिल को बढ़ाता है। अगर अंदर से हीट बाहर नहीं जा रही है तो रूम जो है लंबे टाइम तक गर्म रहेगा और हीटर हमें कम टाइम के लिए चलाना पड़ेगा, तो इससे बिजली जो है हमारी वो कम खपत होगी। अगर मान लो कि गर्मी का टाइम है तो आप नहीं चाहेंगे कि बाहर से जो गर्मी है, बाहर से जो हीट है
बाहर से जो हीट है वो कमरे के अंदर आए। आप चाहेंगे जो कमरा है हमारा ठंडा रहे तो हम एसी लगाते हैं। अब एसी लगा लिया आपने, अंदर का टेम्परेचर कम है तो आप चाहेंगे कि बाहर से हीट अंदर की ओर ना आए और जो कमरा है वो गर्म ना हो, नहीं तो एसी आपको ज़्यादा समय के लिए चलाना पड़ेगा। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी इस खिड़की को लगाने से, तो एसी आप कम चलाएंगे क्योंकि रूम आपका लंबे टाइम तक जो है ठंडा रहेगा। ऐसे में एसी का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो बिजली जो है यहाँ पर भी कम खपत होने वाली है। तो इस प्रकार जो है तापन और शीतन लागत जो है कम हो जाती है, बिजली जो है वो कम खर्च होती है ऊर्जा दक्ष खिड़कियां लगाने से। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बस की चाल 6 मीटर पर सेकंड है। 8 घंटे और 20 मिनट में 8 घंटे और 20 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में हमें बताना है, किलोमीटर में। तो जो चाल है वो है 6 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 18/5 से गुना करते हैं। ठीक, ये किलोमीटर पर आवर है। हमें डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड एंड स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारे पास ये है 6 गुने में 18/5। टाइम हमारे पास ये है 8 घंटे 20 मिनट है। हमें टाइम यहाँ पर घंटा में ही पुट करना पड़ेगा। तो 20 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से भाग लगाएंगे। 60 से जब भाग लगाएंगे तो ये 0.33 आएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये 8 घंटे पहले से था और 0.33 यहाँ पर आ गया, तो 8.33 आवर हमारा टाइम जो है यहाँ पर निकल करके आएगा। तो 8.33, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है 180 किलोमीटर आएगा। एक हमारा राइट आंसर होगा। ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाले आविषी अपशिष्ट यानी कि टॉक्सिक वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए तरीकों को अपनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट है तो इसका सुरक्षित निपटान किया जाएगा। किस लिए? अगर इसका सुरक्षित निपटान मान लीजिए कि नहीं किया जाता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये टॉक्सिक है तो हमारे हेल्थ को अफेक्ट ये कर सकता है। ये जो टॉक्सिक वेस्ट है ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो हमें इस तरह के वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए जो वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए तरीके हैं उसे अपनाने हैं। तो मेन कारण यही है कि वायु में मौजूद हानिकारक धुएं और धूल से मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। एक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से जो टॉक्सिक वेस्ट निकलते वो कहाँ जाते हैं? एयर में ही तो जाते हैं। ऑटोमोबाइल से यानी कि जो वाहन है, गाड़ियाँ जो हैं, उससे निकलने वाले जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? एयर में जाते हैं। तो वायु में मौजूद हानिकारक धुएं और धूल से मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इसीलिए ये जो टॉक्सिक वेस्ट है जो वाहनों से आ रहे हैं, इसे सुरक्षित निपटान के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए तरीकों को अपनाना जरूरी है। एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जितने भी बेसिक साइंस के प्रश्न पूछे गए थे 4 शिफ्ट्स के अंदर, वो सारे हमारे कवर होते हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि जो प्रश्नों का लेवल था बेसिक साइंस के बहुत ही आसान था। मतलब मॉडरेट नहीं बोलेंगे, आसान नहीं बोलेंगे, बहुत आसान बोलेंगे। इससे अच्छा लेवल तो सीबीटी 1 का था। सीबीटी 1 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, बहुत सारे चैप्टर से पूछे गए थे, उसका लेवल बहुत ही बढ़िया था। सीबीटी 2 से तो अच्छा था। लेकिन 2018 में जो सीबीटी 2 का पेपर हुआ था उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो अच्छे लेवल के थे। इस बार जो पूछा गया है 2025 में, एक ही टॉपिक से आपने देखा कि 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। बहुत इजी लेवल था अगर हम क्वेश्चंस की बात करें बेसिक साइंस की तो, राइट। तो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे का भी सोल्यूशन मैंने करा रखा है। PYQs रेलवे एग्जाम्स नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप देखना चाहें तो उस वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। सारे वीडियोज आपको उसी में मिल जाएंगे। अब आप में से जिन्होंने भी इस एग्जाम को दिया है, दिल से मेहनत किया है और इस एग्जाम को दिया है इस पोस्ट के लिए, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन जो है इस बार इस एग्जाम में हो जाए और आपको फिर से ये सब चीज़ें जो है पढ़नी ना पड़े। तो एक बार फिर से आप सभी को आपके इस आने वाले रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट।